हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मिक्सचर चैप्टर, जो चैप्टर 5 है एक्सप्लोरेशन बुक का। आई एम सोनम, योर एजुकेटर फ्रॉम सोनम शिक्षा। चलो पहले देख लेते हैं मिक्सचर क्या होता है। ए मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कॉम्बाइंड। एक मिक्सचर जो है वो टू और मोर जो सब्सटेंसेस है उसका मिक्सचर बनता है और वो केमिकली कॉम्बाइंड नहीं होता, लाइक केमिकल रिएक्शन उसमें नहीं होता है। तो सॉल्ट एंड वाटर का अगर हम लोग ले लें, शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, ये सब मिक्सचर के अंदर पड़ता है। एयर भी एक मिक्सचर है, एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब रहता है, तो ये भी मिक्सचर बन गया। ठीक है, अभी मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक तो है होमोजेनियस मिक्सचर और एक है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन से बनता है, जैसे कि अलॉय। ठीक है, जैसे कि दो मेटल अगर मिक्स कर दे तो दोनों का कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर जैसे कि माडी वाटर, जैसे कि माडी वाटर जो है वो जो मड है उसके साथ वाटर जो है वो मिक्स नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। देखो, ए मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, एक मिक्सचर, ये जो ग्लास में मैं ले रही हूँ, ग्लास में पानी 100 ml का पानी लिया है, उसमें 2-3 चम्मच वो सॉल्ट डाल दिया है, उसको ये मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गया हम लोगों का होमोजेनियस मिक्सचर। ए मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, सोडा वाटर, विनीगर। ठीक है, विनीगर के साथ अगर सोडा वाटर भी मिला दे तो वो भी होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, क्योंकि उसका कंपोजिशन सेम ही आता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल। अभी जो कंपोनेंट्स है वो विजिबल नहीं होता, जैसे कि ए अगर खुल जाए तो वो बाहर से हम लोग को पता नहीं चलेगा कि उसमें सॉल्ट है कि नहीं है, टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो वही है, कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल। सम कंपोनेंट सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, तो पूरा का पूरा जो मिक्सचर है उसमें कंपोजिशन जो है पूरा का पूरा सेम रहेगा। फुल्ली मिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म इन नेचर, पूरा का पूरा मिक्स रहेगा एंड वो यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? अगर दोनों मिक्सचर मिक्स नहीं हुआ ठीक से तो उसको हम लोग कह सकते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि यहाँ पर ऑयल एंड वाटर को हम लोग मिक्स कर रहे हैं लेकिन वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आता है। ए मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो इसका जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसलिए ये मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो यही है हेटेरोजेनियस मिक्सचर में दोनों जो मिक्सचर है ठीक से मिक्स नहीं होता है, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर। ठीक है, इसका जो कंपोनेंट्स है वो विजिबल रहता है। और होमोजेनियस मिक्सचर में जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें कंपोनेंट्स विजिबल नहीं रहता है, क्योंकि बाहर से हम लोग देख के पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बाहर से बोल सकते हैं कि ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं हुआ है, इसलिए ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट कंपोजिशन। ठीक है, जैसे कि ऑयल का कंपोजिशन अलग है, वाटर का कंपोजिशन भी अलग है, ऐसे तरह से होता है। अभी ऑयल एंड वाटर दोनों का दोनों तो लिक्विड है, लेकिन लिक्विड होने के बावजूद वो मिक्स क्यों नहीं होते? देखो, वाटर बन गया पोलर, वाटर है पोलर और ऑयल है नॉन पोलर। ठीक है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वाटर पोलर है और ऑयल है नॉन पोलर। अभी पोलर के साथ तो नॉन पोलर नहीं मिक्स होगा, तो इसलिए ये नहीं मिक्स होते और बीच में एक बाउंड्री बना देते हैं, इसलिए ये मिक्स नहीं होते। ठीक है, मॉलिक्यूलर उनका जो मॉलिक्यूलर नेचर है, इसलिए। अभी आते हैं हम लोग सेपरेशन में। अभी सेपरेशन क्यों जरूरत है? ये जो सेपरेशन टॉपिक है वो पहले भी था आप लोगों के बुक में, लेकिन बाद में एनसीईआरटी ने हटा दिया था,
फिर न्यू एनसीईआरटी में और एक बार इंक्लूड कर दिया है। तो इनका जो सेपरेशन का पूरा चैप्टर जो है वो इसमें मिक्सचर का पूरा चैप्टर ही सेपरेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो सेपरेशन क्यों जरूरत है? रिमूव्स अनवांटेड सब्सटेंसेस। सेपरेशन अगर हम लोग लगाए तो वो क्या करता है? अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव कर सकता है। ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स जो है वो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। प्यूरिफाई सब्सटेंसेस को हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल प्रोसेसेस। तो इंडस्ट्री एंड मेडिकल प्रोसेसेस में बहुत ज्यादा सेपरेशन यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मशीन दिखाया है। ये मशीन का जो एक्चुअल काम है वो ब्लड का जो है ब्लड लेते हैं ना, फिर उसको जो प्लेटलेट्स है और उसका जो लिक्विड है वो अलग करने के लिए एक प्रोसेस होता है, तो सेंट्रीफ्यूजेशन, वो उसका ही मशीन है, ठीक है। तो ये बाद में थोड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ये आप लोग के बुक में अवेलेबल है, जो क्लास 5, 6, 7, 8 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो उसका ही थोड़ा डेफिनेशन दिया हुआ है, वो मैंने एक स्लाइड में कर दिया है, ठीक है। जैसे कि हैंड पिकिंग क्या होता है? मम्मी लोग जो राइस होता है उसमें से छोटा दाना होता है ना पत्थर का, वो निकालते हैं, वो हैंड पिकिंग के अंदर में आते हैं। और विनोइंग क्या होता है? यूजिंग विन टू सेपरेट लाइटर हक्स फ्रॉम द हेवियर ग्रेन्स। तो ग्रेन्स को अलग करने के लिए और हस्क को अलग करने के लिए वो हवा के मदद से विनोइंग के विद द हेल्प ऑफ विनोइंग हम लोग उसको हस्क को अलग कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन क्या है? हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और डेकांटेशन क्या होता है? केयरफुली पोरिंग ऑफ द क्लियर लिक्विड। सेडिमेंटेशन के बाद जो लिक्विड बनता है वो और एक बीकर में अगर हम लोग वो रख दें, वो उसको डेकांटेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, सपोज 100 ml ऑफ वाटर, इसमें एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें अगर डाल दे, सपोज 50 ग्राम्स ऑफ शुगर, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। इसका मैथ्स भी आता है, न्यूमेरिकल, बाद में हम करेंगे। मोर सॉल्यूट मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि ये जो ग्लास है 100 ml का जो ग्लास है, उसमें अगर हम लोग वाटर डाल दे, तो 100 ml वाटर, उसके ऊपर अगर 2 to 3 चम्मच अगर हम लोग शुगर डाल दे, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगर 10 चम्मच शुगर हम लोग डाले उसमें, उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। इसलिए जितना ज्यादा सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, और जितना कम सॉल्यूट उसमें रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन उतना लो रहता है। जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग टी हम लोग को अगर हम लोग पीना चाहते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टी का जो पत्ती है वो हम लोग डाल देते हैं, इसलिए वो हाई कॉन्सेंट्रेशन का बनता है। अगर थोड़ा लाइट टी हम लोग पसंद करते हैं, तो उसमें थोड़ा कम टी का जो पत्ते हैं वो हम लोग डालते हैं, इसलिए लो कॉन्सेंट्रेशन बनता है। अभी ओआरएस क्या है? ओआरएस हम लोग तो नॉर्मली समर्स में बहुत ज्यादा पीते हैं, क्योंकि वो जब डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर में, तभी ओआरएस पीने से ठीक हो जाता है। अभी ओआरएस बनता कैसे है? ओआरएस में रहता है सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। सॉल्ट NaCl, शुगर ग्लूकोज एंड वाटर, इस तीनों से बनता है। लेकिन इसका जो रेशियो है, मतलब सॉल्ट, शुगर एंड वाटर का जो रेशियो बनता है, वो रेशियो को एकदम करेक्ट होना चाहिए। रेशियो इज वेरी एसेंशियल। अगर रेशियो करेक्ट नहीं हुआ तो वो काम नहीं करेगा, शरीर में काम नहीं होगा और डेंजरस भी हो सकता है। जैसे कि अगर शुगर हम लोग ज्यादा डाल दे, सॉल्ट कम डाले और वाटर कम डाले, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तभी ठीक से काम नहीं करेगा। सॉल्ट का अगर बढ़ जाए,
जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ठीक से काम नहीं करेगा, वाटर अगर बढ़ जाए तभी ठीक से काम नहीं करेगा, अगर कम हो तभी ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू मच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर कैन बी डेंजरस, तो सॉल्ट एंड शुगर अगर बहुत ज्यादा हम लोग डाल दें उसमें तो वो डेंजरस हो सकता है। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ये जो है वो डिहाइड्रेशन प्रिवेंट कर सकता है। यूज्ड इन डायरिया एंड कॉलेरा, जब डायरिया होता है बहुत ज्यादा लूज मोशन होता है, कॉलेरा होता है, कॉलेरा में बहुत ज्यादा लूज मोशन होता है, तभी हम लोग ओआरएस बहुत ज्यादा पीते हैं। क्यों? क्योंकि डायरिया कॉलेरा इसके टाइम में बहुत ज्यादा जो शरीर का जो सॉल्ट है वाटर है वो निकल जाता है, इसलिए हम लोग ओआरएस पी के उसमें जो शरीर में जो बॉडी सॉल्ट है एंड फ्लूइड्स है वो रिस्टोर कर पाते हैं। Too little or too much solute may make the solution ineffective and harmful, ये हार्मफुल बना देता है। जो अगर कम उसमें ओआरएस में अगर सॉल्ट एंड शुगर एंड वाटर अगर कम डाले और ज्यादा डाले उसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। ये जो अंकल है वो ही ठीक से देखो डाल रहे हैं, ठीक है, सॉल्ट शुगर एंड वाटर ठीक से अगर हम लोग नहीं डाले तो वो ओआरएस नहीं बनेगा। तो करेक्ट प्रोपोर्शन सेव लाइव्स। तो ओआरएस जो है वो किसने इन्वेंट किया था? हमारे एक साइंटिस्ट थे, पेडियाट्रिशियन थे, उन्होंने डॉक्टर दिलीप मालनबीस ने ओआरएस पहले इन्वेंट किया था, ठीक है। अभी देख लेते ये कौन है। ये जो है ये डॉक्टर थे दिलीप मालनबीस, तो ये एक पेडियाट्रिशियन थे, ठीक है, बच्चे का डॉक्टर। तो इन्होंने ओआरएस डेवलप किया था ड्यूरिंग कॉलेरा आउटब्रेक। तो जब भी कॉलेरा हुआ था इंडिया में तभी इन्होंने रिसर्च करके ओआरएस बनाया था। ओआरएस का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। प्रूव्ड ओआरएस कैन सेव लाइव्स विदाउट हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं था, ओआरएस पीने के बाद ही सब लोग ठीक हो जा रहे थे। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से हम समझ सकते हैं। WHO एडॉप्टेड ओआरएस ग्लोबली। तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी ओआरएस ग्लोबली एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो वो जो है दिलीप मालनबीस, इन्होंने ही फर्स्ट ये एडॉप्ट किया, जो इन्वेंट किया था। ए सिंपल सॉल्यूशन बिकम ए लाइफ सेविंग डिस्कवरी। ये जो सॉल्यूशन है तो ये तो घर में ही हम लोग पी सकते हैं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं होता है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन तीनों टाइप का होता है, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। देखो ये जो मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर, इसमें मास बाय मास अप्लाई होगा, क्योंकि मिल्क पाउडर में सब कुछ मास ही होता है, इसमें वॉल्यूम नहीं आता है। तो ये होगा मास बाय मास। इसमें होता है मास बाय वॉल्यूम। जैसे वाटर में अगर शुगर डाले, सॉल्ट डाले, तो सॉल्ट एंड शुगर वो हम लोग जो है वो सॉलिड है, और सॉल्वेंट जो वाटर है वो सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्वेंट है। तो उसमें मास बाय वॉल्यूम जाएगा। व्हाइट विनेगर जो है, व्हाइट विनेगर में दोनों ही लिक्विड है, इसलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जाएगा। इस तीनों का एक न्यूमेरिकल है, वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, अभी जो न्यूमेरिकल्स में हम लोग करेंगे तो उसमें 100 यूनिट्स ही पकड़ना पड़ेगा, 100 यूनिट्स में करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है मास बाय मास। तो सपोज हम लोग 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, और 10 ग्राम्स ऑफ वाटर लेते हैं। तो 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट एंड 10 ग्राम्स ऑफ वाटर दोनों का दोनों मिला के कितना बनता है? 10 बाय 100। 100 को और यहाँ पर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो 100 है वो उसके साथ ये जो 100 है वो कट जाएगा, तो बचेगा कौन? 10। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 10% होगा। तो जो पैकेट रहता है ना, पैकेट में ऐसे करके लिखा हुआ होता है परसेंटेज m/m = 10%, ऐसे करके लिखा हुआ होता है। तो ये जो है वो इससे ही इस जो न्यूमेरिकल है इससे ही हम लोग कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं हम लोग मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, ठीक है।
तो अगर हम लोग 5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज ले 100 ml ऑफ वाटर में, तभी उसका परसेंटेज कितना बनेगा? जैसे 5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज एंड 100 ml वाटर, 100, और इसके साथ 100 इंटू करना पड़ेगा। तो 100 के साथ 100 अगर हम लोग कट कर दे तो कितना बनता है? 5। तो यही हम लोग का बनेगा 5% जो है वो ही बनेगा परसेंटेज। तो ये हो गया हम लोग का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये भी अभी लास्ट रहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जैसे कि पेस्टिसाइड, 1 ml ऑफ पेस्टिसाइड हम लोग मिलाएंगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तभी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के साथ 100 ml ऑफ जो सॉल्यूशन है उसके साथ 100 इंटू करेंगे और ऊपर में सॉल्यूट जो हम लोग डाल रहे हैं पेस्टिसाइड वो लिखेंगे। अभी जो 100 है और यहाँ पर 100 है वो कट हो जाएगा, उसका जो परसेंटेज बचेगा वो है 1%। ऐसे करके हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लेंगे घर में, ठीक है। अभी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सपोज ये जो है इस बीकर में पानी है 100 ml, इसमें हम लोग 50 ग्राम्स ऑफ शुगर डाल रहे हैं, ठीक है। ये घुल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वो बन गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? 100 ml ऑफ वाटर में अगर 50 ग्राम्स ऑफ ऑलरेडी शुगर है, उसके बाद भी 500 ग्राम्स ऑफ शुगर हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है, मिला रहे हैं, अभी वो नहीं घुल पा रहा है, ऐसे नीचे ऐसे जमा हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे जमा हो जा रहा है, तो वो बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी इसका डेफिनेशन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। जो सॉल्यूशन जो हम लोग का बना है उसमें और सॉल्यूट डालने से वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। इसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूट हमें डाल सकते हैं जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनता है। अभी ये जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पर तो हम लोग जो डाल रहे थे 500 ग्राम चीनी डाल रहे हैं उसमें, तो लेकिन वो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, उसमें तो और डिसॉल्व नहीं होगा कभी जब टेम्परेचर थोड़ा हम लोग बढ़ा दे। इसलिए जब हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखेंगे, हम लोग को टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरत है, टेम्परेचर लिखना बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि 40 डिग्री सी में 100 ml ऑफ वाटर में 100 ग्राम्स ऑफ अगर हम लोग शुगर डाले तो वो घुल जा रहा है, ठीक है। अभी उसमें 200 ग्राम्स अगर हम लोग शुगर डाले तो नहीं घुल पा रहा है, लेकिन अगर इसको हम लोग 60 डिग्री सी कर दे टेम्परेचर को, वो घुल जाएगा। तो जितना ज्यादा जो निष्कर्ष है क्या होता है कि जितना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में घुल जाएगा, और जितना कम टेम्परेचर रखेंगे उतना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने की चांसेस बहुत ज्यादा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सॉल्यूट का जो डिसॉल्व होगा वो उतना ज्यादा होगा, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सॉल्यूट का डिसॉल्व उतना ज्यादा होगा। टेम्परेचर जितना कम होगा सॉल्यूट का जो डिसॉल्व वो कम होगा। हाँ, अभी वही जो एग्जाम्पल पहले मैंने बोला था वही यहाँ पर मैंने बाद में एक्सप्लेन किया है, थोड़ा देख लो। तो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 287 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग अगर डाले 40 डिग्री सी में तो वो घुल जा रहा है, ठीक है। अभी 60 डिग्री सी में अगर हम लोग डाले तो वो घुल जा रहा है, लेकिन 40 डिग्री सी में अगर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 241 ग्राम्स अगर उसमें डाले तो वो भी घुल जा रहा है, लेकिन 287 ग्राम्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में नहीं घुलेगा 40 डिग्री सी जो टेम्परेचर में। 60 डिग्री अगर होगा तो उसमें घुल सकता है। तो 60 डिग्री में
60 डिग्री में 287 ग्राम्स ऑफ शुगर घुल सकता है, लेकिन 40 डिग्री सी में 241 ग्राम शुगर ही घुल सकता है, 287 ग्राम्स ऑफ शुगर नहीं घुल सकता है। तो वही मतलब 46 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर 60 डिग्री सी में घुल जा रहा है। तो वही हम लोग देखेंगे कि 46 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी सेपरेटेड आउट ऑफ क्रिस्टल्स। अभी सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है? A solubility curve shows the relationship between temperature, solubility of the substances, temperature and solubility of the substances। ठीक है, तो ये आप लोग के बुक में है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा देखो, जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है उसमें टेम्परेचर हम लोग रखेंगे, और जो वाई एक्सिस है उसमें सॉल्युबिलिटी रखेंगे। इसका दोनों का दोनों कंपाउंड है, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। कंपाउंड ए का अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है उतना सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, लगभग सेम ही है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। लेकिन कंपाउंड बी का जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपाउंड ए टेम्परेचर से उतना ज्यादा वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कंपाउंड बी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी कर्व है, यहाँ से हम लोग यही समझ पा सकते हैं कि जो अगर तुम लोग को दे कि टेम्परेचर के अंडर में सॉल्युबिलिटी जो ग्राफ दिया हुआ होगा, तो उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि उसका जो कंपाउंड ए है, कंपाउंड बी है, उसका एक्सप्लेन करो कि कौन सा कंपाउंड में ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो रहा है, कितना, कौन सा कंपाउंड में कम सॉल्युबिलिटी हो रहा है। तो उसमें क्या आप लोग बोलोगे कि कंपाउंड ए में सॉल्युबिलिटी कम हो रहा है, टेम्परेचर में उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कंपाउंड बी में थोड़ा इफेक्ट ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा कंपाउंड बी डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, वही मैंने बोला है। ठीक है, देखो ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है एक जो करंट टेम्परेचर में, सपोज 40 डिग्री सेल्सियस में, 40 डिग्री सेल्सियस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। अभी सॉल्यूट को अगर बहुत ज्यादा हम लोग डिसॉल्व करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? जो हीट करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, सपोज 60 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा, तभी सॉल्यूट और ज्यादा सॉल्वेंट में घुलेगा। ठीक है, तो वही ये कार्टून टाइप का जो इमेज बना के मैंने दिखाया है। ठीक है, देखो ये जो कंपाउंड ए बी का जो प्रोसेस था, तो कंपाउंड ए का उतना ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। जैसे कि 0 डिग्री सी में 30 ग्राम्स था, 20 डिग्री सी में 38, 40 डिग्री में 46, 60 डिग्री में 55 और 80 डिग्री में जो है वो 65। और कंपाउंड बी जो है 0 डिग्री में 180 ग्राम, 20 डिग्री सी में 205 ग्राम, 40 डिग्री में 241 ग्राम, 60 डिग्री में 287 ग्राम एंड 80 डिग्री में 360 ग्राम। यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि कंपाउंड ए उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी। टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं लेकिन कंपाउंड ए उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो टेम्परेचर हम लोग अगर बढ़ाएं तो कंपाउंड बी जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, मतलब उसका उतना जो सॉल्यूट है, उसका सॉल्यूट जो है वो ज्यादा सॉल्वेंट में घुल रहा है। ठीक है, देखो अभी जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल कैसे बनता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। हाउ कैन ए डिसॉल्व सब्सटेंस रीअपियर ब्यूटीफुल एज ए ब्यूटीफुल क्रिस्टल। अभी जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उससे क्रिस्टल बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। व्हाट इज क्रिस्टल? सॉलिड पार्टिकल्स अरेंज्ड इन ए रेगुलर जियोमेट्रिकल पैटर्न।
तो सॉलिड पार्टिकल्स जो है अरेंज्ड इन ए जियोमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स इन ए जियोमेट्रिकल पैटर्न, जैसे कि यहाँ पर जो ट्रायंगल शेप का है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है वैसे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेफिनाइट शेप होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बहुत ज्यादा ठीक ठाक होता है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा मतलब घर में ज्यादातर सभी घर में होता है मिचरी, ठीक है, जिसमें जो गन्ने का जूस होता है उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंडर में मिचरी हम लोग बनाते हैं, तो वही जो क्रिस्टल है, ठीक है। अभी क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है उसके बाद उससे बनता है क्रिस्टल, जैसे कि यहाँ पर नीचे बना हुआ है, ठीक है, ये तो जस्ट नीचे वो रह गया है, इसके बाद अगर उसको हम लोग डिस्टर्ब ना करके नॉर्मली रख दे तो उससे क्रिस्टल बन जाएगा। इसका यूजेस क्या है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को हम लोग अगर सेपरेट करना चाहे तो वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हो सकता है, सब्सटेंसेस को प्यूरिफिकेशन करने से हो सकता है, और रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, अगर हम लोग इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना चाहें तो तभी भी हो सकता है। अभी क्रिस्टलाइजेशन का कुछ नियम है, प्रिंसिपल्स है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, एक टेम्परेचर में अगर कोई चीज क्रिस्टल बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही सेम का सेम टेम्परेचर में दूसरा कोई सब्सटेंस क्रिस्टल बनेगा, इसलिए टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग क्रिस्टल बनता है, ठीक है। लेकिन हॉट जो सॉल्यूशन जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल अगर धीरे धीरे ठंडा हो, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर धीरे धीरे ठंडा हो तो उसका जो क्रिस्टल बनता है बहुत ज्यादा सुंदर बनता है, ठीक है। तो आप लोग के बुक में एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का एक दिया हुआ है, वो कॉपर सल्फेट का है और ब्लू विट्रियोल, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट से हम लोग क्रिस्टल बनाएंगे, तो लगेगा क्या क्या, वाटर, बीकर, फनेल, फिल्टर पेपर, ये सब, वॉच ग्लास, ये सब लगेगा। ये जो है अंकल जो है कार्टून का, वो प्योर कॉपर सल्फेट से बना रहे हैं क्रिस्टल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो कूलिंग द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन यील्ड्स हाईली प्योर सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग अगर बहुत ज्यादा उसको कूल कर दें धीरे धीरे तो उससे बन जाएगा ये क्रिस्टल। हाँ, ये जो है जितना ज्यादा स्लो कूलिंग होगा, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो पॉट है वो जितना ज्यादा स्लो कूलिंग होगा, धीरे धीरे कूल होगा, उतना अच्छा क्रिस्टल बनेगा। और जितना फास्ट कूलिंग होगा, सपोज हम लोग उस वो जो बीकर है उसको बाहर निकालते ही फ्रिज में डाल दे तो उसमें क्रिस्टल बहुत स्मॉल बनेगा और इरेगुलर शेप होगा, उतना ज्यादा अच्छा नहीं बनता है। अभी कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो हम लोग बनाएंगे कैसे, पहले तो वाटर में जो कॉपर सल्फेट है वो डाल देंगे, उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद एक टाइम के बाद वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर पेपर से पास करेंगे, वो वाटर अलग हो जाएगा, फिर नॉर्मली विदाउट डिस्टर्ब रख देंगे, उसके बाद ये जो है क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही बनता है। वो पहले जो क्वेश्चन मैंने किया था कि कैसे वो बन रहा है, वो प्रोसेस का नाम क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। A saturated solution is cool or allowed to evaporate slowly and causing the dissolved substances to form the pure crystal, ठीक है। अभी बाद में इसके बाद का जो पार्ट है उसमें हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस देखेंगे, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, ये सब हम लोग देखेंगे। थैंक यू।